जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का आपका हिंदी सब्जेक्ट जो है आपका सेकेंड बुक। उन सभी का मैं चैप्टर वाइज आपका महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, और आपका ऑब्जेक्टिव और आपका टोटल सब्जेक्टिव मैं चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें आपको मैं ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, ताकि एक ही वीडियो अगर आप देखते हैं ना, तो पूरे इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हैं। इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मैं एक ऐसे नए अवतार में आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। मैं 5 वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है, और पाँचों चैप्टर का मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद में आप कोई भी हिंदी का सेट बनाइएगा, आप आराम से एक भी क्वेश्चन वर्णिका से नहीं छोड़िएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण बिंदु में हमने क्या लिया है। सबसे पहले दही वाली मांगमा कहानी के कथावाचक कौन है जी? तो श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 में हुआ था। अगला अगला देखते हैं, श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक के कोलार जिला में हुआ था, ठीक है। अगला है श्रीनिवास का पूरा नाम, तो इसका याद रखिएगा, मास्ती वेंकटेश अयंगार इनका पूरा नाम था। दही वाली मांगमा कहानी का हिंदी में अनुवादक कौन थे जी? तो हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन थे? B.R. नारायण, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव में कितना बार पूछा जा चुका है। मांगमा दही बेचने बेंगलुरु जाती थी। कहाँ जाती थी? बेंगलुरु दही बेचने। मांगमा के गांव का नाम क्या था? तो वेंकटपुर था, है ना, जो कि औलूर गांव के पास था, ठीक है। आगे देखते हैं, मांगमा के बहू का नाम नंजमा था। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। मांगमा के बहू का क्या नाम था? नंजमा। मांगमा के गांव के जुआरी का नाम क्या था भाई? तो रंगपा नाम था। जो जुआरी था मांगमा के गांव का, रंगपा उसका नाम था। मांगमा के गांव के कुआं का नाम क्या था? अमराई का कुआं, याद रखिएगा। मांगमा के गांव में जो एक कुआं था, उसका कुआं के क्या बोला गया है? अमराई का कुआं बोला गया है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। मखमल के ब्लाउज की कीमत कितना रुपया था? 7 या 8 रुपया था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मांगमा ने अपनी बहू नंजमा से कहा, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि क्यों रे राक्षसी छोटे बच्चे को क्यों पीट रही, किसने कहा था? तो मांगमा ने किससे कहा था? तो नंजमा से कहा था, अपने बहू से कहा था। अब देखिए मैं यहाँ पे अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है? तो श्रीनिवास। दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मंगमा। दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं? तो बंगलुरु से। कहाँ से? बेंगलुरु से। ओके, आगे देखते हैं, दही वाली मंगमा की कहानी किसे संदेश देती है? तो बहुओं को देती है संदेश, ठीक है। मंगमा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। मंगमा क्या खाती थी? तो पान सुपारी खाती थी। आगे देखते हैं, मंगमा ने बेटे से अलग होने का कहा, आज कब से? तो दोपहर से अलग होने के लिए कहा। मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो मखमल के। रंगपा कहाँ का रहने वाला था? तो वेंकटपुर का, ठीक है। रंगपा कौन था? तो जुआरी था, एक जुआरी था। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? तो बहू को। किसको दिया है? बहू को। मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? माँ जी के पास। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी में। आगे देखते हैं, मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो रंगपा। मंगमा की बहू का क्या नाम था? तो मंगमा की बहू का नाम क्या था? नंजमा। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो बच्चे को पीटने के लिए। आगे देखते हैं, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो दही वाली मंगमा। उस घर में अब सास और बहू में होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी का है? उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो दही वाली मंगमा।
दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित है? तो कन्नड़ भाषा से अनुवाद किया हुआ है। अमराई का कुआं कहाँ है? तो रास्ते में थी, ठीक है ना। मंगमा को किससे विवाद था? तो बहू से विवाद था। नंजमा मंगमा की कौन थी? तो बहू थी। क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो? किसने कहा? तो मंगमा ने। मंगमा के गांव का क्या नाम था? तो वेंकटपुर। रंगपा मंगमा से क्या कहाँ मिलता था? तो कुआं के पास। रंगपा मंगमा से कहाँ मिलता था? कुआं के पास। तो चलिए हमने 25 ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसको देख लेते हैं। यहीं से सवाल आएगा, इतना विश्वास के साथ आप शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए, तो अगला सवाल है मंगमा का। अब क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे, प्रश्न उत्तर, ठीक है। इस पाठ में जितने भी प्रश्न उत्तर आने वाले हैं इस पाठ से, ये सभी क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे। मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो आंसर देखिए, मंगमा का अपने बहू के साथ पोते को लेकर विवाद था। मंगमा की बहू नंजमा किसी बात पर पोते को पीट दिया तो उसी बात पर विवाद हो गया था, ठीक है, झगड़ा हो गया। रंगपा कौन था? वो मंगमा से क्या चाहता था? तो आंसर देखिए, रंगपा मंगमा के गांव वेंकटपुर में रहने वाला एक जुआरी था और वह मंगमा से कर्ज के बहाने उसका धन संपत्ति लूटना चाहता था। आगे देखते हैं, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो आंसर देखिए, बहू ने सास को मनाने के लिए एक तरीका अपनाया। उसने अपने बेटे को अपने सास के पास भेज दिया और कहा, जा अपने दादी के पास वहीं रहना, वहाँ मिठाई खाना, ठीक है, वह घर मत आना। बच्चा भी अपनी माँ की बात मान जाता है और दादी के पास चला जाता है और मंगमा अपने पोते को देखकर खुश हो जाती है और झगड़ा भूलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगती है। अगला क्वेश्चन है, इस कहानी के कथावाचक कौन है? उनका परिचय दीजिए। इस कहानी के कथावाचक श्रीनिवास जी हैं। उनका जन्म 6 जून 1891 में कोलार, कर्नाटक में हुआ था। यह कन्नड़ साहित्य के एक प्रतिष्ठित लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, मंगमा का चरित्र चित्रण करें। तो मंगमा एक विधवा औरत थी जो अपने पेट पालने के लिए वेंकटपुर से बेंगलुरु गांव में दही बेचने जाती थी। उसकी परिवार में एक बेटा, बहू और एक पोता था। मंगमा का अपने बहू नंजमा के साथ कुछ अच्छे संबंध नहीं थे। वे दोनों अपने बेटे पर अधिकार को लेकर लड़ती झगड़ती रहती थी। कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो आंसर देखिए इसका, दही वाली मंगमा कहानी एक विधवा औरत की है, ठीक है, एक विधवा औरत की है जो अपना जीवन यापन करने के लिए अपने गांव वेंकटपुर से 3 मील दूर बेंगलुरु गांव में दही बेचने जाती थी। उसकी परिवार में एक बेटा, बहू, एक पोता रहता था। मंगमा दही बेचकर अपने घर के कर्ज में उपयोग करती थी। मतलब घर के जो भी काम काज था, है ना, काम काज में क्या करती थी? इसका यूज करती थी। एक दिन उसका अपने बहू नंजमा के साथ विवाद हो जाता है और वह अलग हो रहने लगती है। इस कहानी में अक्सर हर घर में यह दर्शाया गया है कि जब तक बेटे की शादी न हो तब तक माँ का अधिकार रहता है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो बहू का अधिकार हो जाता है। तो यही इसका सारांश था। आप सेकेंड चैप्टर अगले वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। तो वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बिंदु में पहला बताया गया है कि इस पाठ के लेखक जो है दोस्तों सातकोरी होता है और सातकोरी होता का जन्म दोस्तों 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था और सातकोरी होता का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज गांव में हुआ था। और आगे देखते हैं, लक्ष्मी के पति का नाम इसमें लक्ष्मण है, ठीक है। और लक्ष्मी के 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां थी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बताया गया है दोस्तों कि लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत था। आगे देखते हैं, लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का का नाम था गुणनिधि। ये बहुत बार पूछा गया है। लक्ष्मी के गांव के
पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था? गुणनिधि। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बताया गया है दोस्तों, स्वेच्छासेवक दल का गठन गुणनिधि ने किया था। आगे देखते हैं, बाढ़ आने की खबर सरपंच को बताना था। आगे देखते हैं, विपत्ति जो होता है दोस्तों अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह कथन रहते विश्वास की है। आगे देखते हैं, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज या ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। ठीक है, पत्थर का बांध बनवाया था। आगे देखते हैं, लक्ष्मी का घर देवी नदी के नीचे था। ये बहुत बार पूछा गया है, देवी नदी याद रखिएगा। इस कहानी का अनुवादक मतलब ये आपका उड़िया भाषा से, ठीक है, हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। ठीक है, अभी हमने बताया ना कि ये उड़िया भाषा से लिया गया है, लेकिन इसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। आगे अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, तो चलिए ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है दोस्तों? तो सातकोरी होता। ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है दोस्तों? तो लक्ष्मी। आगे देखते हैं, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो महानदी। ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित है? इस भाषा से अनुवाद किया गया है, तो उड़िया। लक्ष्मी के बड़े लड़का का क्या नाम था? तो अच्युत। ठीक है, आगे देखते हैं, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, मैंने अनुवाद किया हुआ है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। सातकोरी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं? तो उड़ीसा के। आगे देखते हैं, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा से मैंने प्रभावित दिखाया गया है? तो उड़ीसा। आगे देखते हैं, ढहते विश्वास कहानी का नायक कौन है जी? तो लक्ष्मी। आगे देखते हैं, ढहते विश्वास में किस बांध के टूटने में प्रसंग आया है, माने किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है? तो दलई बांध। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ काम करता था? तो कोलकाता में काम करता था। आगे देखते हैं, लक्ष्मी की कितनी संतानें थी? तो 4 बच्चे थे, 4 संतानें थे। ठीक है ना। आगे देखते हैं, गांव के लोगों का किस पर विश्वास था? तो माँ चंडेश्वरी पर विश्वास था। किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आता है? बाढ़ की चिंता थी। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 4 कमरों में कितने लोग भर गए थे? तो लगभग करीब 200 लोग। सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929। लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था? लक्ष्मी। गांव के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था? गुणनिधि। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर। किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था? तो कटक भुवनेश्वर में है। कटक जो भुवनेश्वर, ठीक है ना, कटक भुवनेश्वर में है। आगे देखते हैं, लक्ष्मी के कौन मर गए थे बांध के काम करते समय? तो ससुर मर गए थे बांध में काम करते समय, जब बांध बनाया जा रहा था। तो आगे देखते हैं, गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? स्वेच्छासेवक दल का। लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो 2 लड़कियां थी या 2 लड़का था। किस नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के नीचे घर था। तो 25 यहाँ ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब देखते हैं सब्जेक्टिव की बात करते हैं, प्रश्न उत्तर में देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पे देखिए लक्ष्मी, आंसर देखिए, लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्र थी। यह बहुत साहसी औरत थी। इनके पति लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करके, है ना, अपने पत्नी लक्ष्मी को जो कुछ भी भेजता उससे गुजारा नहीं होने की वजह से लक्ष्मी गांव के एक तहसीलदार साहब के घर छिटपुट काम करके कुछ पाती थी, जो कुछ भी पाती थी, जितने भी पैसे उनको मिलता था, ठीक है, उसी से अपने कमी को पूरा कर लिया करती थी और अकेले 4 बच्चों के साथ गांव में जीवन यापन करती थी। तो आप देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। तो इसका आंसर है दोस्तों, इस कहानी में तूफान, सुखाड़ यानी कि सूखा, तेज बारिश और बाढ़ के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि लक्ष्मी के गांव में सूखा और बाढ़ आता है तो कहाँ
तो वहाँ के लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। इससे जनजीवन काफ़ी प्रभावित होता है। इससे कर दीजिएगा यहाँ पे, इससे, ठीक है। जनजीवन काफ़ी प्रभावित होता है। इस कहानी में मुख्य रूप से बाढ़ के प्रकोप को दर्शाया गया है। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों बोला गया है, कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तो इसका आंसर है कि इस कहानी में आए बाढ़ का दृश्य काफ़ी भयानक थी। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आता है तो गांव के सभी फसलें घरें डूब जाती है। लोगों को रहने के लिए कहीं आश्रय नहीं बचता है। गांव में एक स्कूल था वहाँ, जहां सभी लोग करीबन 200 आश्रय लिए थे, परंतु सब स्कूल भी डूब गया था, लेकिन जिसके कारण कुछ लोग मर गए थे और कुछ लोग स्कूल के ऊपर टीले पर चढ़ गए थे जो बच गए थे। ओके, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, बोला गया है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। तो इसका आंसर है कि इस कहानी का शीर्षक बढ़ते विश्वास बिल्कुल सटीक और सही है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ लोगों को तूफान, सुखाड़, तेज बारिश एवं भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ता है, लोगों का विश्वास भगवान के प्रति टूट जाता है, इसलिए इस कहानी का शीर्षक उचित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें लिखा है 5 में कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्र है। यह बहुत साहसी औरत है। इसके पति लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करके जो कुछ भेजता उससे गुजारा न होने के बाद वजह से लक्ष्मी गांव के एक तहसीलदार साहब के घर छिटपुट काम करके वह जो कुछ पाती है उसी से अपनी कमी पूरा कर लिया करती है। वह अकेले 4 बच्चों के साथ गांव में रहती थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, लिखें। तो चलिए इसका आंसर देखिए, इस कहानी में उड़ीसा का जनजीवन के बारे में चर्चा किया गया है, परंतु हमारे बिहार का जनजीवन की स्थिति जो है ऐसी है कि क्योंकि कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें सुखाड़ एवं बाढ़ न आए। सुखाड़ से ज़्यादा क्षति नहीं होती, लेकिन बाढ़ से बिहार के लगभग आधे जिले तबाह हो जाते हैं। इसे निपटने में लगभग 2-3 महीने लग जाता है, जिसका अक्सर हमारा आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है। जिसका असर लिखिएगा, अक्सर नहीं, असर, जिसको असर कर लीजिएगा, जिसका असर हमारा आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है। बाढ़ से काफ़ी क्षति होती है, सारे फसलें नष्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर जो बोला है दोस्तों, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। ये क्वेश्चन बोला है, ठीक है। तो चलिए हम इस कहानी का सारांश बताते हैं आपको। इस कहानी में लक्ष्मी एक मुख्य पात्र है। यह एक साहसी औरत है। इनके पति लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करते हैं। वे जितने पैसे भेजते थे तो उसे गुजारा न होता, जिसके वजह से गांव के एक तहसीलदार साहब के यहाँ घर छिटपुट काम करके जितना मिलता था, है ना, उससे जीवन यापन कर लिया करती। वह गांव में अपने 4 बच्चों के साथ रहती है। लक्ष्मी के गांव में कभी तूफान, कभी तेज बारिश या कभी सूखा तो कभी बाढ़ हमेशा आते रहते थे। इससे गांव के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बाढ़ से फसलें घरें डूब जाते हैं, लोगों को रहने के लिए आश्रय नहीं बचता है। गांव के एक स्कूल था जिसके टीले पर चढ़कर लोग अपने जान बचाए। इस कहानी में बाढ़ का दृश्य बहुत भयानक दर्शाया गया है। तो देखते हैं, पहला हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। लिखा है कि इस कहानी के लेखक या कथाकार कौन है जी? तो ईश्वर पेटलिकर हैं, याद रखिएगा।
और दूसरा है टॉपिक ईश्वर पेटलिकर की प्रसिद्ध कहानी क्या है? तो खून की सगाई। बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, ईश्वर पेटलिकर की प्रसिद्ध कहानी खून की सगाई। काला पानी इनका लोकप्रिय उपन्यास है, ये भी याद रखिएगा। काला पानी क्या है? इनका लोकप्रिय उपन्यास है। इस कहानी के अनुवादक गोपाल दास नागर हैं, याद रखिएगा, गोपाल दास नागर। मंगू 4 भाई बहन थी। कितने? 4 भाई और बहन थी। 2 भाई 2 बहन, 4 भाई बहन यानी कि 2 भाई था सब और 2 बहन थी। ठीक है। मंगू के गांव की दूसरी पागल लड़की का नाम था कुसुम। क्या नाम था? दूसरी पागल लड़की का कुसुम। मंगू के बड़ी बहन का नाम कमू था। क्या नाम था? कमू। मंगू के माँ अस्पताल में मंगू के माँ के लिए अस्पताल एक क्या थी? गौशाला थी। गौशाला। मंगू की माँ जो थी अस्पताल को क्या मानती थी? तो एक गौशाला मानती थी, याद रखिएगा। माँ मंगू को अस्पताल में भेजना नहीं चाहती थी। ये बात तो सही है कि माँ मंगू को अस्पताल में भेजना नहीं चाहती थी। अगला है, मंगू की माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था, है ना, जब कुसुम ठीक होकर घर पहुंची थी तो मंगू की माँ अस्पताल का विरोध नहीं की थी। ठीक है ना। आगे देखते हैं। मंगू के अलावा उसके 3 भाई बहन थे। कितने? 3 भाई बहन थे उसके अलावा, टोटल मिला के 4 हो गए। गांव वाले मंगू को अस्पताल भेजना चाहते थे। सभी गांव वाले का मन था कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। मंगू को घर से बैलगाड़ी में ले जाया गया था। मंगू घर से अस्पताल कैसे गई थी? तो बैलगाड़ी से गई थी। मंगू को अस्पताल छोड़ने माँ और बड़े भाई गया था। अस्पताल में लेकर कौन कौन गए थे? माँ और उसके बड़े भाई। मंगू के याद में माँ भी पागल हो गई थी। माँ इतना याद कर रही थी कि मंगू के याद में माँ भी पागल हो गई थी। आगे देखते हैं। माँ अस्पताल से घर वापस घोड़ा गाड़ी से आई थी। ठीक है ना, घोड़ा गाड़ी से यानी टमटम से आई थी। माँ अस्पताल से घर 11:15 बजे आई थी। 11:15 बजे क्या मतलब होता है? 11 बजने में 15 मिनट कम। ठीक है। मंगू के माँ ने अपने बड़े बेटे को पत्र लिखा था। किस बेटे को पत्र लिखा था मंगू के माँ ने? तो बड़े बेटे को पत्र लिखकर बुलवाया था। आगे देखते हैं। अब वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ईश्वर पेटलिकर। दूसरा, मंगू की माँ को कितने संतानें थी? तो 4 संतानें थी। मंगू के अलावा उसके माँ को कितने संतानें थी? तो उसके अलावा 3 गो और टोटल मिला के 4 गो था। आगे देखते हैं। माँ कहानी में प्रमुख पात्र कौन थी? तो मंगू थी। मंगू जन्म से ही क्या थी? पागल और गूंगी थी, याद रखिएगा, है ना। अगर गूंगी ऑप्शन में नहीं दिया हो तो पागल पर करना है। ठीक, अगर दोनों दिया हो तो दोनों पर टिक करना है। ठीक है। मंगू के कितने भाई थे? तो 2 भाई थे। पराई माँ ही कान छेदती है, यह क्या है? तो एक कहावत है। किसने कहा था कि अगहन महीने में मंगू ठीक हो जाएगी? तो ज्योतिषी ने कहा था। माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था? तो अगहन का महीना। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो कमू नाम था, कमू। कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाढ़ में पागल हुई थी, उसका नाम क्या था? नहीं, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई थी, उसका क्या नाम था? तो कुसुम नाम था। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो गुजराती भाषा से अनुदित है, माने गुजराती भाषा से अनुवाद किया गया है। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो गौशाला की उपमा देती थी मंगू की माँ अस्पताल को। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो गुजराती भाषा के कथाकार हैं। मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने के लिए सलाह देते थे? तो अस्पताल में भर्ती कराने के लिए सलाह देते थे लोग। मंगू कितने वर्ष की थी? तो 12 वर्ष की थी। मंगू कितने वर्ष की थी? तो 12 वर्ष की थी, याद रखिएगा। माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ गए थे? तो शहर में गए थे। मंगू कब से पागल है? तो जन्म से ही पागल थी। माँ अपने 4 संतानों में सबसे अधिक किससे प्यार करती है? तो मंगू से। मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे और 2 पुत्री।
मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो जन्मजात यानी जन्म से ही था। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी कैसे थे? तो व्यवहार कुशल थे, माने अच्छे थे, ठीक ठाक थे। माँ कहानी किसके द्वारा अनुदित है, माने किसके द्वारा अनुवाद किया गया है गुजराती से हिंदी में? तो गोपाल दास नागर। ईश्वर पेटलिकर की रचना क्या है जी? तो खून की सगाई, मतलब खून की सगाई भी लिखे थे ईश्वर पेटलिकर। ऑप्शन में देगा तो कर लीजिएगा। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ की, है ना। माँ कहानी में किसकी ममता के बारे में बताया गया है? तो माँ की। चलिए अब प्रश्न उत्तर के बारे में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख दीजिएगा कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। माँ अपने पागल और गूंगी बेटी से बहुत प्यार करती है, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य मंगू को घर का बोझ समझते थे और चाहते थे कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए या मंगू घर पे ही मर जाए, जिससे मंगू से छुटकारा मिल जाए। ये हो गया इसका आंसर। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, माँ मंगू को अस्पताल में इसलिए भर्ती कराना नहीं चाहती थी क्योंकि माँ सोचती थी कि मैं माँ होकर मंगू का उतना अच्छा से ख्याल नहीं रख सकती हूँ, तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है। माँ अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है। यही सोचकर माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती है। आगे देखते हैं। कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रियाएं को अपने शब्दों में लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब कुसुम के पागलपन में सुधार को देखा गया तो समाज वाले और मंगू के परिवार वाले भी मंगू की माँ को मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दे रहे थे, है ना। कह रहे थे कि यदि कुसुम अस्पताल में ठीक हो सकती है तो मंगू भी क्यों नहीं ठीक हो सकती है। सभी बात सुनकर माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया और मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के राजी हो गई। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, माँ कहानी में एक माँ अपनी गूंगी और पागल बेटी मंगू के प्रति अथाह प्रेम करती है। जब वह अपनी बेटी को अस्पताल में छोड़कर आती है तो वह उसकी याद में पागल हो जाती है, इसीलिए यह कहानी का शीर्षक माँ बिल्कुल उचित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है या संवेदनशील है, विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है वहाँ के कर्मचारी व्यवहार कुशल था और संवेदनशील दोनों है, क्योंकि वहाँ लोगों का ख्याल अच्छे से रखा जाता था। वहाँ एक दूसरे के सुख दुख को समझा जाता था। नर्स लोग भी रोगियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। आगे देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। तो माँ कहानी में आंसर है, एक माँ और अपनी पागल गूंगी बेटी मंगू के प्रति अथाह प्रेम को दर्शाया गया है। माँ अपनी बेटी से बहुत अधिक प्रेम करती थी, लेकिन घर के अन्य सदस्य मंगू से इतना प्यार नहीं करते थे, बल्कि परिवार के अन्य सदस्य अस्पताल में भर्ती कराकर छोड़ देना चाहते थे। यह सोचते थे कि मंगू घर पे ही मर जाए जिससे मंगू से छुटकारा मिल सके, लेकिन माँ अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। माँ सोचती थी मैं माँ होकर उतना अच्छी तरह से ख्याल नहीं रख सकती हूँ, तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है। माँ अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी, ठीक है, इसलिए भर्ती कराना भी नहीं चाहती थी। तो बस इस तरह से इसका टोटल चैप्टर में जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आने वाले थे टोटल कंप्लीट हो गया, ठीक है। कि नगर कहानी के कथाकार कौन है जी? तो पहला पॉइंट में सुजाता। दूसरा है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन, याद रखिएगा। तीसरा टॉपिक है, सुजाता का जन्म चेन्नई के, है ना, तमिलनाडु में हुआ था। चेन्नई के
तमिलनाडु, चेन्नई इसको लिखिएगा ठीक से, ठीक है। सुजाता का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में हुआ था। नगर कहानी तमिल भाषा से अनुदित है, मतलब तमिल भाषा से ये अनुवाद किया हुआ है, ठीक है ना, तमिल भाषा से लिया गया है, अनुवाद किया है, लिया गया है। नगर कहानी के अनुवादक कौन है जी? तो के ए जमुना है, ठीक है। नगर कहानी के अनुवादक मतलब जो अनुवाद किए हैं, ठीक है ना, तमिल से हिंदी में, उसके लिए कौन किए हैं? तो के ए जमुना, ठीक है। अगला है नगर कहानी के प्रमुख पात्र कौन है जी? तो पापत्ती है, पापत्ती का उम्र कितना वर्ष था? तो 12 वर्ष था, ठीक है। पापत्ती के गांव का नाम मुन्ना डिप्टी है। आगे देखते हैं। पापत्ती के माता का नाम वल्ली अमाल। पापत्ती मेनिंजाइटिस यानी बुखार से ग्रसित थी, मेनिंजाइटिस नाम के बुखार से ग्रसित थी। पापत्ती के माँ को 48 नंबर वाले कमरे में सुबह 7:30 बजे बुलाया गया था। बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे। बड़े डॉक्टर के कहने के बावजूद भी पापत्ती को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया था। बिना इलाज कराए वल्ली अमाल अपने पुत्री पापत्ती को लेकर कहाँ पे? तो लेकर देवी शरण जी के मंदिर ले जाती है। आगे देखते हैं। पांडे लोगों का दूसरी राजधानी मदुरै है। अंग्रेजों द्वारा मदुरै को मदुरा कहा जाता है। यूनानी लोगों द्वारा मदुरा को मेदुरा कहा जाता है। तमिल लोगों द्वारा मदुरा को मदुरै कहा जाता है। और इन सभी को काल्डवेल ने अपने व्याकरण में लिखा है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब चलते हैं आगे की ओर देखेंगे। अब हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन है, नगर कहानी के कहानीकार कौन है? तो सुजाता है। दूसरा है, नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो पापत्ती है। आगे देखते हैं तीसरा, सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो 3 मई 1935 ईस्वी को। काल्डवेल का तुलनात्मक के अनुसार पांडे लोगों का दूसरी राजधानी क्या था? तो मदुरै। अंग्रेजी भाषा में मदुरै को क्या कहते हैं? मदुरा। यूनानी लोग मदुरै को क्या कहते हैं? मेदोरा। नेता लोग के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था? तो महंगाई के विरुद्ध। वली अमाल के लड़की का क्या नाम था? तो पापत्ती। मेनिंजाइटिस बुखार किसे हुआ था? तो पापत्ती को। पापत्ती कितने साल की थी? तो 12 साल की थी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ थी? तमिलनाडु में। आगे देखते हैं। वल्ली अमाल को किस नंबर वाले रूम में जाना था, कमरा में जाना था? तो 48 नंबर। स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है? तो हृदय की गति। नगर कहानी में किस भयानक रोग के बारे में जिक्र किया गया है? तो मेनिंजाइटिस। आप्थलम स्कोप क्या है? आंख देखने का मशीन। लंबी कतार देखकर वली अमाल को किस पर गुस्सा आया था? तो अपने मृत पति पर। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? सुजाता का। वली अमाल किस गांव से आई थी? मुन्ना डिप्टी। पापत्ती कौन सी कहानी का पात्र है? नगर। मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है? तो बुखार से। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो तमिल भाषा से। पापत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? तेज बुखार के कारण। आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा था? बड़े डॉक्टर ने। पापत्ती किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर। अब चलिए इसका प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न कहा गया है, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है, इस कहानी का शीर्षक नगर बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जिस प्रकार शहर में पापत्ती के इलाज के लिए उनके माँ को नगर के अस्पताल में परेशान किया जाता है, डॉक्टर ने उसे झूठ बोलकर सुबह आने के लिए कहता है। नगर के अस्पताल में बिना घूस लिए कोई काम नहीं होता है, ठीक है ना।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पार्वती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी? पार्वती बली अमाल की पुत्री थी और वह शहर मेनिंजाइटिस बुखार के इलाज के लिए लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पार्वती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा है? विचार कीजिए। तो इसका आंसर है, बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे। उन्होंने हाल ही में मेनिंजाइटिस रोग की अच्छी अच्छी दवाइयाँ पढ़ी थी और उन्होंने यह भी देखा था कि लड़की की हालत बहुत ख़राब है, तो इसलिए लड़की को तुरंत एडमिट करने के लिए कहा। अगला क्वेश्चन है, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पार्वती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पार्वती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है क्योंकि बड़े डॉक्टर को छोड़कर वहाँ के अन्य कर्मचारी कार्य कुशल नहीं थे। वह बेड खाली न होने के झांसा देकर पार्वती को भर्ती नहीं करते हैं। शायद उस अस्पताल में पैसा देने से जल्दी काम होता था। यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, बली अमाल का चरित्र चित्रण करें। बली अमाल, आंसर देखिए, बली अमाल नगर कहानी की मुख्य पात्र पार्वती की माँ है, जिसके पति इस दुनिया में नहीं थे। वे बहुत साहसी औरत थी क्योंकि वह अपनी बेटी को गांव से लेकर अकेले ही बड़े शहर मदुरै आ जाती है। यहाँ के अस्पताल में अच्छी व्यवस्था न देखकर वापस बेटी को लेकर अपनी गांव चली जाती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। तो इसका आंसर है, बली अमाल नगर कहानी का मुख्य पात्र पार्वती की माँ है, जिसके पति इस दुनिया में नहीं थे। वे बहुत साहसी औरत थी क्योंकि वह अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए मदुरै शहर चली आती है, लेकिन अस्पताल में अच्छी व्यवस्था न होने के कारण और वहाँ के कर्मचारी कार्य कुशल न होने के कारण उसे यहाँ वहाँ भटकना पड़ता था। फिर भी पार्वती भर्ती न हो पाती है और वापस गांव लौट जाती है। भर्ती नहीं हो पाती है तो क्या, वह वापस गांव लौट जाती है और भगवान से मन्नत मांगती है कि डॉक्टर को दिखा दूंगी, झाड़ फूँक करवाऊंगी तो पार्वती क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो यहीं से आपका क्वेश्चन आने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी के कहानीकार कौन है? तो सांवर दैया। दूसरा है, सांवर दैया राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कथाकार हैं, कहानीकार हैं। इस कहानी के अनुवादक सांवर दैया, मतलब ये खुद इसका अनुवाद भी किए हैं, ठीक है, अनुवादक भी हैं। धरती कब तक घूमेगी, यह कहानी 3 बेटे 2 बेटी और 1 माँ की कहानी है। इस कहानी का प्रमुख पात्र 3 बेटे 3 बहुएं और उनके 3 पोते पोतिए है ना, और उनके पोते पोतिए वाले सीता की है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, सीता के 3 बेटे कैलाश, नारायण और बीजू हैं। कैलाश की पत्नी का नाम राधा, नारायण की पत्नी का नाम भंवरी और बीजू की पत्नी का नाम क्या है, पुष्पा। ओके, आगे देखिए, सीता अपने काला ओढ़ना को देखकर रुआसी हो जाती है। ये ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। काला ओढ़ना देखकर कैसी हो जाती है, तो रुआसी सीता। अगला है, उनके बेटे सीता को, है ना, उनके बेटे ने सीता को 1-1 महीने खिलाने का नियम बनाया था। आगे देखते हैं, जब सीता के बेटे ने उन्हें 1-1 महीने करके सबके यहाँ खाने की बात हो तो सीता मन ही मन रोती है। मतलब ये सब बात अगर हो रहा है नियम वाला, 1-1 महीना खिलाने वाला, तो वो सीता मन ही मन क्या करती है, रोती है, अंदर से रोती है। अंत में उनके बेटे ने 50-50 रुपए देने का नियम बनाया था, ये भी आप याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम क्वेश्चन। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो सांवर दैया है। अगला है, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो सीता है। अगला देखेंगे, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है, तो राजस्थान की है।
अगला है धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसका प्रधानता दी गई है, तो नारी की प्रधानता दी गई है। आगे देखते हैं सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो कैलाश। और सीता के कितने लड़के हैं, तो 3 लड़के हैं। होली किस महीने में मनाया जाता है, चाहे होता है, तो फागुन महीना में। आगे देखते हैं कैलाश के पत्नी का क्या नाम था, तो राधा। नारायण के पत्नी का क्या नाम था, तो भौरी। बीजू के पत्नी का क्या नाम था, तो पुष्पा। आगे देखिए सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया था, तो घर। कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए देने की बात कही, 50-50 रुपए। किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया, सीता के। नारायण के पत्नी ने अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी, तो रसमलाई भेजी थी। सीता कितने कितने दिन एक एक लड़के के पास रहती थी, तो 1-1 महीना। राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था, तो दाल का हलवा। सीता ने अपने आप को क्या मानती थी, भिखारिन मानती थी। 3 बेटे की माँ है कौन है जी, तो सीता। सांवर दैया किस भाषा के सफल कहानीकार हैं, तो राजस्थानी। कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया, सुबह में बुलाया। धरती कब तक घूमेगी किस किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो सांवर दैया। सीता उर्वशी क्या देखकर हो गई थी, तो अपना काला ओढ़ना देखकर। आगे देखिए 3 बेटे और 2 वक्त की रोटी एक माँ किस किस कहानी की पंक्ति है, तो धरती कब तक घूमेगी। अगले दिन सीता ने क्या किया, तो घर छोड़ दिया। किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है, तो नाहर सिंह जी वाले दिन। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है, तो इसका आंसर है सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी परिवार के लोग सीता से अच्छे से बात नहीं करते, ना ही उनके बेटे और ना ही उनके बहुएं। ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते और जबकि उनके माता पिता नाखुश। बच्चे की खुशी और माता पिता की नाखुशी के कारणों पर विचार करें। ये हो गया क्वेश्चन। इसका आंसर देखिए यहाँ से। अब इसका आंसर क्या बताया गया है, बच्चे के हृदय में अपने दादी माँ के लिए प्यार है, ठीक है, और अतः पाली बदलने पर बच्चे खुश होकर उनके पास आते हैं और कहते हैं कि दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाएगी, हम सब साथ साथ खाएंगे। बच्चों के लिए दादी का सागिर और प्यार आनंददायक था, अतः बच्चे खुश हो जाते पर उनके बेटे और बहुएं माँ को बोझ समझते थे, इसलिए वह नाखुश हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। सब प्रसंग व्याख्या करें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर है यह पंक्ति धरती कब तक घूमेगी पाठ से लिया गया है। यह एक राजस्थानी कहानी है। इस पाठ के लेखक सांवर दैया हैं। जब सीता को लगता है कि वह अपने बेटे और बहुओं पर बोझ बन गई है तो वह एक दिन घर छोड़कर चली जाती है और उस समय उसके आंखों के सामने न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। आगे देखते हैं सीता का चरित्र चित्रण करें। ये हो गया इसका क्वेश्चन। इसके यहाँ से अब आंसर देखिए। सीता 3 बेटे 3 बहुएं और कई पोते पोतियों वाली एक विधवा औरत थी जिसे केवल 2 वक्त की रोटी के लिए परिवार में यातनाएं सहनी पड़ती है। अकेली बूढ़ी माँ 3 बेटे पर भारी पड़ जाती है, बोझ बन जाती है और इनके बेटे 2 वक्त के रोटी के लिए अलग अलग नियम बनाया करते थे। अंत में सीता एक दिन घर छोड़कर चली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी घटना प्रधान है। सीता अपने बेटे और बहुओं की यातनाएं सहते सहते परेशान हो जाती है। उसे अपना पूर्व का जीवन याद आ जाती है और वह आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखती है और पृथ्वी की ओर देखती है तो उसे घुटन महसूस होती है। 2 वक्त की रोटियां
ही सब कुछ नहीं होती, उसके अलावा और भी कुछ बहुत कुछ होता है जो इन्हें नहीं मिल पाता है, जिसे जिसे इनके मन में जिससे यहाँ पे जिससे कर लीजिएगा, जिससे इनके मन में बहुत दुख होता है, और जिस सीता को आशा है कि धरती घूमेगी, लेकिन कब तक घूमेगी यह पता नहीं, यही शीर्षक का सार्थकता है। अगला है कि कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस कहानी में सीता 3 बेटे 3 बहुएं और कई पोते पोतियों वाली एक विधवा औरत मुख्य पात्र हैं, जिसे केवल 2 वक्त की रोटी के लिए बेटे और बहुओं की यातनाएं सहनी पड़ती है। सीता अपने तीनों बेटों और बहुओं के लिए बोझ बन गई थी। सीता के लिए उनके तीनों बेटे 2 वक्त की रोटियों के लिए अलग अलग नियम बनाया करते हैं। एक बार तो सीता से बिना पूछे लिख दीजिएगा, बिना पूछे सीता को 50-50 रुपए महीना देने के लिए क्या किए, उनके बेटे ने नियम बनाया। यह सुनकर देखकर सीता को बहुत कष्ट होती है और घुटन होती है, जिससे सीता एक दिन घर छोड़कर चली जाती है। ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। तो ये हो गया आपका चैप्टर पूरा खत्म और पूरा बुक भी खत्म हो गया। अब इसको क्या करना है आपको, एक बार डेली सभी 10-10 मिनट का तो वीडियो है, लगभग 10-10 मिनट का वीडियो है। एक बार क्या करेंगे, एक बार में रिवीजन कर सकते हैं, 2-2 दिन पर रिवीजन करेंगे, पूरा कंफर्म याद हो जाएगा, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, ठीक है। और इसका रिवीजन करिए फास्ट।